नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका हेल्थ विथ हेमल में, जहां हम हेल्थ और मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डॉक्टर से जो ब्रेन के प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट करते हैं बिना सर्जरी के। जी हाँ, सिर्फ वायर्स और कैथेटर के ज़रिए। हाँ, आज हमारे साथ है डॉक्टर चिंतन प्रजापति, जो एक इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट है। स्वागत है सर आपका। मैं डॉक्टर चिंतन प्रजापति हूँ। मैं एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट और ब्रेन स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने MBBS बीजे मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद MD मेडिसिन वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज से किया है। MD मेडिसिन के बाद मैंने DM न्यूरोलॉजी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली से किया है। और DM न्यूरोलॉजी के बाद मैंने 2 ईयर ऑफ फेलोशिप, 2 ईयर ऑफ ट्रेनिंग इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी या फिर न्यूरोवास्कुलर इंटरवेंशन या फिर एंडोवास्कुलर न्यूरो सर्जरी में किया है बेंगलोर से। एंड उसके बाद 3 मंथ्स ऑफ फेलोशिप मैंने यूरोप, जर्मनी और स्विट्जरलैंड से किया है फॉर इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी। एंड मैं न्यूरोकेयर ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक में इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एंड मैनी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में विजिटिंग कंसल्टेंट। सबसे पहले ये बताइए सर, आपको न्यूरोलॉजिकल फील्ड में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी चूज कैसे किया? तो MBBS में हम सब जानते हैं कि एनाटॉमी सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पे अप्लाइड एनाटॉमी करके एक सब्जेक्ट आता है। तो उसमें मैं ब्रेन के एनाटॉमी से फैसिनेटेड होता था कि ब्रेन के फंक्शंस, ब्रेन के कौन सा पार्ट बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो तभी से मुझे न्यूरोलॉजी में और ब्रेन के फंक्शंस में बहुत इंटरेस्ट था। एंड मेडिसिन में एडमिशन लेने के बाद भी न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज जिसमें डायग्नोस्टिक चैलेंज होता है, सो वो मुझे इंटरेस्टिंग काफ़ी लगा। एंड न्यूरोलॉजी फील्ड में आने के बाद इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी इज़ अ न्यूअर फील्ड जिसमें मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट से पेशेंट को सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे सकते हैं, वो मुझे लगा। दैट्स व्हाई आई चोज इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी। बहुत ही इंस्पिरेशन कहानी है सर आपकी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्रेन की सर्जरी है तो वो खुली होती होगी या खुली तरह से करते होंगे, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि वो काफ़ी एडवांस्ड और नॉन इन्वेजिव है। आप हमारे व्यूअर्स को सिंपल टर्म्स में बता सकते हैं कि इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी क्या होता है? इंटरवेंशन न्यूरोलॉजी, जैसे मैंने बताया, एक न्यूअर फील्ड है। मेडिकल साइंस में एक नया फील्ड है जिसमें ब्रेन की कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन की नसों की प्रॉब्लम्स, जिसका पहले इलाज ओपन करके ही संभव था, हम उसमें विदाउट ओपनिंग स्कल पैर की या हाथ की नस में से अंदर जाके ब्रेन तक पहुंच के वायर्स, कैथेटर्स और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ब्रेन की कुछ तकलीफ को हम ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन और एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट। एंड दैट इज रिलेटिवली न्यूअर फील्ड कंपेयर्ड टू न्यूरो सर्जरी। और स्पेसिफिकली ब्रेन और स्पाइन के वेसल्स के कुछ प्रॉब्लम को हम इंटरवेंशन से ट्रीट कर सकते हैं। अधिकतर हमने सुना है कि स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो जब किसी स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास लाया जाता है तो कितनी जल्दी एक्शन लेना पड़ता है और न्यूरो इमरजेंसी क्या होता है? तो न्यूरो इमरजेंसी में मेन मैं स्ट्रोक के बारे में ही बताऊंगा आपको। जब भी पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो यूजुअली पेशेंट डायरेक्टली इमरजेंसी में आता है या कोई प्राइमरी फिजिशियन को दिखाने के बाद इमरजेंसी में आता है। सो दैट इज़ ऑलवेज अ इमरजेंसी सिचुएशन। जब भी ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम, इफ इट इज़ हैपनिंग सडनली, जब भी कुछ सडनली प्रॉब्लम होता है तब, तो वैसे केस में हमको बहुत ही फास्ट एक्शन लेना पड़ता है जिससे कि ब्रेन में ऑनगोइंग जो डैमेज है हम उसको प्रिवेंट कर सके और उसको हम रिकवर कर सके। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई पेशेंट स्ट्रोक के साथ आता है इमरजेंसी में, तो हम बोलते हैं कि डोर टू निडल टाइम एंड डोर टू पंक्चर टाइम। उसका मतलब ये है, पेशेंट जब इमरजेंसी में एंटर होता है तब से लेके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट जो करते हैं
फॉर एग्जांपल स्ट्रोक में एक हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग दे सकते हैं जिससे कि क्लॉट डिजोल्व हो जाए और ब्रेन में जो सर्कुलेशन बंद हुआ है उसको फिर से स्टार्ट कर सके। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डोर टू निडल टाइम, पेशेंट्स आया और इंजेक्शन दिया, सब कुछ असेसमेंट करने के बाद दैट शुड बी 30 मिनट्स। और दूसरा है डोर टू पंक्चर टाइम, जिसमें हम स्टेंट की मदद से क्लॉट निकालते हैं। उसमें उसमें भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू पेशेंट एंटर होने से ट्रीटमेंट स्टार्ट होने का टाइम शुड बी 60 मिनट्स। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट एक्शन लेना पड़ता है। एंड दिस दिस इज फॉर एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द वीक, 24/7 वी हैव टू बी विजिलेंट एंड वी हैव टू बी एक्टिव। तो बेसिकली आप ब्रेन के ब्लॉकेज को कैथेटर से खोलते हैं बिना ऑपरेशन के। क्या ये सेम टेक्निक है जो कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं? एंट्री पॉइंट और प्रिंसिपल सेम है, बट न्यूरोलॉजी में इट इज़ रिलेटिवली न्यू फील्ड। कार्डियोलॉजी में काफ़ी सालों से चल रहा है। न्यूरोलॉजी में ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट का अगर मैं बात करूँ तो वो पिछले 10 साल से ही रूटीन गाइडलाइंस में एंड रूटीन केयर में इंक्लूड हुआ है। तो उसमें भी एंट्री पॉइंट इज सेम। हार्ट में भी जब भी कोई स्टेंट रखना होता है तो पैर की या हाथ की नस के अंदर से जाना होता है। ब्रेन में भी एंट्री पॉइंट इज सेम। यूजुअली पैर की मोटी नस में से हम एओर्टा मतलब एब्डोमेन से लेके, थोरैक्स से लेके, चेस्ट से लेके, गले से लेके फिर ब्रेन में नस के अंदर से हम एंटर होते हैं और उसी रूट से ट्रीटमेंट करते हैं। आपने इतने सारे पेशेंट्स ट्रीट किए होंगे, कोई एक ऐसा केस याद हो आपको जो आपको इमोशनल या प्रोफेशनली इम्पैक्ट कर गया हो? मैं 2 केस बताऊंगा। एक है 13 साल का एक लड़का जो रूरल एरिया से रिफ़र हुआ था। एक फिजिशियन ने वहाँ पे देखा था। तो वो बच्चे को प्रॉब्लम ये हुआ कि वो कोई फंक्शन में था, ही वॉज डांसिंग इन द फंक्शन और सडनली नेक पेन हुआ, चक्कर आया एंड कुछ मिनट के बाद कोलैप्स हो गया एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। तो रिलेटिव्स ने तुरंत फिजिशियन के पास लेके गए और फिजिशियन ने नोटिस किया कि पेशेंट इज अनकॉन्शियस, मतलब वो बच्चा बिल्कुल कोमाटोस था, डीप कोमा में था ऑलरेडी विद इन फ्यू आवर्स ऑफ स्टार्टेड सिम्टम्स। तो फिजिशियन ने तुरंत उनको लगा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। पहले ऐसा लगा कि शायद कुछ फिट्स आया होगा, तो रिफ़र किया तुरंत। और जब भी पेशेंट आया हमने तुरंत देखा, तो देखने के बाद पता चला कि ये ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो हमने तुरंत उसका सीटी एंजियोग्राफी करके जांच किया। उसमें पता चला कि उसकी ब्रेन की पीछे की नस, जिसको हम बेसिलर आर्टरी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन स्टेम और स्मॉल ब्रेन और ब्रेन के पोस्टियर स्ट्रक्चर्स को ब्लड फ्लो लेके जाती है, दैट सप्लाइज ऑल आवर क्रिटिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ब्रीदिंग, कॉन्शियसनेस, मूवमेंट ऑफ ऑल द लिम्स, वो सब कुछ ब्रेन के उसी हिस्से से होता है जहाँ पे वो ब्लड वेसल ब्लड फ्लो लेके जाती है। तो बेसिलर आर्टरी में उसको ब्लॉकेज था एंड वो ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए वी डिड बोथ द ट्रीटमेंट। दोनों ट्रीटमेंट अवेलेबल जो है वर्ल्ड लेवल पे, वो दोनों ट्रीटमेंट हमने किया। हमने एक इंजेक्शन भी दिया क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, जिससे कि ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाए, एंड उसके बाद पैर की नस में से अंदर से जाके क्लॉट को निकालना, मतलब मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी भी किया एंड सक्सेसफुली हम कर पाए। एंड फ्रॉम कोमाटो स्टेट, पेशेंट एकदम डीप कोमा में आया था, उसमें से ही इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली एंड 2 days में ही स्टार्टेड वॉकिंग एंड ही वॉज डिस्चार्ज। टुडे ऑल्सो ही इज कम्प्लीटली फाइन एंड नो इश्यूज एंड ही इज ऑन ओनली वन ब्लड थिनर, एक ब्लड थिनर मेडिसिन पे है, अदरवाइज ही इज कम्प्लीटली फाइन। दे वेर फ्रॉम पुअर फैमिली, सो मुझे खुशी है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाए थे एंड फैमिली इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, रेफरिंग डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड ही इज कम्प्लीटली फाइन। दूसरा केस मैं आपको एक बताना चाहूँगा, कॉन्ट्रास्टिंग 86 years old men who came with
ब्रेन हेमरेज, इनको ब्रेन के लेयर्स में, ब्रेन के कवरिंग्स में, मतलब ब्रेन के नीचे और स्कल के अंदर हेमरेज था, जिसको हम बोलते हैं कि सब अरेक्नोइड हेमरेज। तो उनके केस में हमें एक ब्रेन की नस में एक गुब्बारा, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो मिला था। वो पेशेंट भी डीप कोमा में थे, ही वॉज ऑन वेंटिलेटर। हमने ब्रेन एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट किया एंडोवास्कुलर तरीके से, विदाउट ओपनिंग। पैर की नस में से अंदर से जाके एन्यूरिज्म के अंदर हमने प्लेटिनम कॉइल्स डाली, जिससे कि दोबारा हेमरेज ना हो। एंड इंटेंसिव केयर अच्छी तरह से उनका हो पाया। एंड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ आईसीयू स्टे, 2 हफ्ते के बाद ही धीरे 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 उनका कॉन्शियसनेस इम्प्रूव हुआ। एंड पूरा 1 मंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। एंड 1 मंथ के बाद ही इम्प्रूव, नाउ ही इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो 86 ईयर्स पे भी रिलेटिव्स ने एग्री किया वी कुड डू ऑल द ट्रीटमेंट, तो हमें काफ़ी अच्छा रिकवरी उसमें भी मिला। सो वी कैन डू वंडर्स, बट विलिंगनेस एंड कोई भी एज में ट्रीटमेंट करना अगर पॉसिबल है, तभी हम ये रिजल्ट्स दे पाते हैं। स्ट्रोक आज भी एक मेजर कॉज है डेथ और डिसेबिलिटी का। आम लोगों के लिए आप क्या बेसिक साइंस बता सकते हैं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक की अवेयरनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन स्ट्रोक को कैसे रिकग्नाइज करें, तो उसके लिए हम बी फास्ट याद रखना चाहिए। BEFAST। बी मतलब बैलेंस प्रॉब्लम, ई मतलब आई मतलब विजन प्रॉब्लम, एफ मतलब फेशियल ड्रूपिंग या फेस का टेढ़ा होना, ए फॉर आर्म प्रॉब्लम मतलब आर्म या हाथ का बाजू का वीकनेस होना, एस फॉर स्पीच प्रॉब्लम। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम जब भी किसी पेशेंट में सडनली होता है, तो वो स्ट्रोक का साइन हो सकता है। तो वैसे केस में फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड्स को, जो भी पेशेंट के साथ है, उनको ऐसे हॉस्पिटल में तुरंत लेके जाना चाहिए जहाँ पे इमेजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई अवेलेबल है, और न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है, जिससे कि स्ट्रोक का ट्रीटमेंट टाइमली हम कर पाएँ, जिससे कि उनको डिसेबिलिटी और डेथ से हम बचा पाएँ। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस से भी स्ट्रोक को या ब्रेन के इश्यूज को प्रिवेंट किया जा सकता है? करेक्ट। स्ट्रोक जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज ही है, यू राइटली सेड। तो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये जिसको भी है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्मोकिंग या कोई भी बैड हैबिट्स है उसको अवॉइड करनी चाहिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें एडिक्वेट एक्सरसाइज, मतलब 30 to 40 मिनट्स मॉडरेट टू इंटेंस एक्सरसाइज, और एडिक्वेट स्लीप, अगर ये चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में है, तो काफ़ी हद तक काफ़ी एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीजेस को, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। आप यंग डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो न्यूरोलॉजी या इंटरवेंशनल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं? सो कोई भी प्रोफेशन में, नॉट ओनली न्यूरोलॉजी, वी हैव टू बी पेशेंट सेंट्रिक। मतलब अगर आप पेशेंट के बारे में सोचेंगे, बाकी सब चीज़ें अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो मेरा फर्स्ट मोटो ये है कि वी शुड बी पेशेंट सेंट्रिक, वी शुड थिंक ऑफ आवर पेशेंट फर्स्ट, एंड वी शुड बी हम्बल। मतलब सम डिसीज आर वेरी क्रिटिकल, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, हमारा जो भी पॉसिबल बेस्ट है वो हमें करना चाहिए। एंड समटाइम्स सब कुछ करने के बाद भी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन की और हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। उसमें वी हैव टू बी हम्बल, और पेशेंट के रिलेटिव को प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर डिसीज का अंडरस्टैंडिंग देना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और पब्लिक के लिए कोई फाइनल मैसेज
ब्रेन हेल्थ के लिए? अगेन मैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में स्ट्रेस करना चाहूँगा. रेगुलर एक्सरसाइज, गुड बैलेंस डाइट, हैबिट्स, बैड हैबिट्स, स्मोकिंग जो भी है वो बंद करना चाहिए. एंड ब्लड प्रेशर और शुगर, फैमिली हिस्ट्री है या फिर 40 से ज़्यादा एज, वो पीरियोडिकली चेक करना चाहिए. ब्लड प्रेशर चेक करना इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग. और ब्लड प्रेशर अगर हाई है, जिसको हम बोलते हैं, अगर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक से ज़्यादा है, तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए. उसमें हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इट कैन प्रिवेंट वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स. सेम थिंग, शुगर शुड ऑल्सो बी अंडर कंट्रोल. वो मेडिसिन लेने से या शुगर कोई भी तरीके से आप लाइफस्टाइल से कंट्रोल करें, डाइट से कंट्रोल करें, बट वो कंट्रोल में रहना चाहिए. सो क्योंकि काफ़ी सारे ब्रेन के प्रॉब्लम्स प्रिवेंटेबल है. सो दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू. डॉक्टर चिंतन प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए. आज हम सब ने कुछ नया सीखा है ब्रेन हेल्थ और इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी के बारे में. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. आपके सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें. नमस्ते.